हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम CGPDTM इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का 5th सेट कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसके 4 सेट्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है मैं इस पिक्चर से आपको समझाती हूँ। देखो, फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो मेटाबॉलिक पाथवे में, ये हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है, उसमें क्या करता है कि जो हमारा एंजाइम है ना, जो बिगनर एंजाइम होता है पाथवे का, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल रेट होता है ना पाथवे का, वो रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, यही काम होता है और इसकी वजह से जो पाथवे है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू वाइटामिन्स प्ले इन एंजाइम फंक्शन। देखो, कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए वाइटामिन्स एक एसेंशियल को फैक्टर और को एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उस वाइटामिन्स एंजाइम्स की कैटालिटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं बाय ट्रांसफरिंग फंक्शनल ग्रुप और सबस्ट्रेट बाइंडिंग। मतलब ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग में हेल्प करते हैं और फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाइटामिन एक्टिंग एज अ कोएंजाइम। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कोई एक एग्जाम्पल दो जिसमें वाइटामिन एक कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, तो आप उसके लिए ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, वाइटामिन B12 ये क्या करता है, ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है मेथियोनिन सिंथेसिस में। ठीक है, तो मेथियोनिन सिंथेसिस एंजाइम होता है ना, उसके साथ कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मेथियोनिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम होमोसिस्टीन से। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करके ये इस प्रोसेस में हेल्प करता है विटामिन B12। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, आप इसे एज अ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं अगर सपोज आपसे पूछ लिया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू को एंजाइम पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। देखो, क्या होता है कि जो को एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और उनकी जो कैटालिसिस रिएक्शंस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ये अपने केमिकल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट करते हैं या फिर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही इसकी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोएंजाइम NAD+ इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो NAD+ यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम की तरह सर्व करता है रिडॉक्स रिएक्शंस में। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक रिड्यूस फॉर्म में आता है जिसे हम बोलते हैं NADH, तो इस तरीके से जो ये हमारा NAD+ होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लाइकोलाइसिस में। आपकी जो साइकिल्स होती हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू टेम्परेचर एंड pH अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो जो टेम्परेचर और pH किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इनका एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिमल pH होता है, जिस पर ये अपनी सबसे ज़्यादा या कह सकते हो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो शो करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, उस पर जो टेम्परेचर और pH का इफेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है, या तो वो एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसको अल्टर कर देते हैं, या फिर जो इंटरेक्शन होता है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट का, उसको अल्टर करके उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स इन ड्रग डेवलपमेंट। तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या करता है, ये इंसाइट्स प्रोवाइड करता है कि कैसे जो ड्रग है वो इंटरेक्ट कर रहा है एंजाइम के साथ। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ये उनको हेल्प करता है कि जो भी ड्रग डेवलपमेंट चल रहा है, इसका जो डिज़ाइन प्लान चल रहा है उसमें हेल्प करे कि ये बता सके कि या आपको एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे इन्हेंस करने की ज़रूरत है या फिर उसे इनहिबिट करने की ज़रूरत है थेरेपेटिक पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, जो एंजाइम काइनेटिक्स होता है वो क्या करता है कि ऑप्टिमल कंडीशन को डिटरमाइन करता है हमारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट ईल्ड होती है वो इन्हेंस होती है और एंजाइम यूजेज एंड प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना बेसिकली उसे मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म।
हमारी जो मेन टाइप्स, जो दो मेन टाइप्स हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो होते हैं, एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है और वो जो सिंथेसिस होता है वो एनर्जी को यूज करके होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज एटीपी प्रोड्यूस इन सेल्स। एटीपी जिसे हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये प्रोड्यूस होती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, तब हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडाइज होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, जो कि जनरेट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेज है, जहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में और एटीपी और एनएडीएच जनरेट होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ना ग्लाइकोलाइसिस की, ये कहाँ होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। और इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना सेल में, उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस एक सेंट्रल पाथवे की तरह वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कपलिंग इन मेटाबॉलिज्म। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा एनर्जी कपलिंग होता है ये दो कपल ऑफ रिएक्शंस की वजह से होता है। जैसे कि एक होता है एक्सोगोनिक रिएक्शन जो कि होती है एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन, और दूसरी होती है एंटागोनिक रिएक्शन जो कि होती है एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो अब ये एनर्जी कपलिंग में क्या होता है कि एक हमारी जो एक्सोगोनिक रिएक्शन है वो एनर्जी रिलीज करती है और दूसरी जो हमारी एंटागोनिक रिएक्शन है वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी जो रिएक्शन है उसे आगे फॉरवर्ड करती है या बेसिकली उसे चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हार्मोन्स जैसे कि आपके इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है ना ब्लड में, उसको कंट्रोल करते हैं, और जो सेल का न्यूट्रिएंट अपटेक है उसे प्रमोट करने का काम करते हैं, और जो भी हमारी चेंजिंग एनर्जी डिमांड्स होती है ना उसके रिस्पॉन्स में जो मेटाबॉलिक पाथवे है उनको मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द लिवर इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो लिवर है ना ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, जो ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको रेगुलेट करके। ठीक है, इसके अलावा इसका जो काम होता है, क्या होता है, जो भी बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करना और प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स को स्टोर करने का काम होता है लिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चाहे आपका जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कितने ही चेंजेस क्यों ना आ जाए, ठीक है, लेकिन जो सेल की और ऑर्गेनिज्म के इनसाइड है, विद इन सेल या ऑर्गेनिज्म, जो उसकी इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम ही मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि जो भी आपके जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं और एनर्जी बैलेंस है उसका प्रिसाइज रेगुलेशन करके ये मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस अचीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, लाइक सच एज आपका डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये क्या करते हैं कि जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिसरेगुलेट हो जाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल हो जाता है, और आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज या अदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना उनका रिस्क बढ़ जाता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।